किया है कि पहले हमने सामाजिक संगठन बनाया, सामाजिक संगठन में काम किया और अब इस समय हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में एक पदाधिकारी था और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पॉलिटिकल ताकत से ही हम देश में संविधान को स्थापित कर सकते हैं, देश की आम जनता को हम उनके हक अधिकारों से अवगत करा सकते हैं, उनके हकों को हम दे सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पावर के लिए हासिल करके हम देश का एक मतलब देश की जनता को जो एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज में तो तमाम पार्टियां, आप भी पार्टी में रहे हैं, तो इस पार्टी का क्या मायने समझे जाए सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि पहले हमने सामाजिक संगठन बनाया, सामाजिक संगठन में काम किया और अब इस समय हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में एक पदाधिकारी था और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पॉलिटिकल ताकत से ही हम देश में संविधान को स्थापित कर सकते हैं, देश की आम जनता को हम उनके हक अधिकारों से अवगत करा सकते हैं, उनके हकों को हम दे सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पावर के लिए हासिल करके हम देश का एक मतलब देश की जनता को जो एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी। जिस पार्टी में आप पहले थे, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही थी? उसमें आखिर क्या कमी थी जो आपने वो पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बना ली? हाँ, ये बात बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखिए, जहाँ तक आप पुरानी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो मैं कहूँ कि मान्यवर साहब ने एक मूवमेंट बनाया था, उस मूवमेंट के साथ में आपने देखा होगा कि आज विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जीरो हो गया है, जीरो। लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जीरो हो गया है और इसके प्रति कोई समीक्षा नहीं हो पा रही है। इस समीक्षा ना होने के कारण हमें हमें लोगों को की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो जितने भी पुराने वामपंथी थे उन सब की हमने सलाह ली, उन सब का हमने एक परामर्श लेने के बाद एक रिपब्लिकन समाज पार्टी का गठन किया गया है। लेकिन सर, बसपा की आपने बात करी, लेकिन एक पार्टी और है समाज में जो उभरती आ रही है, उनके अभी नए नए सांसद चुने गए, चंद्रशेखर आजाद, और आपने उनके लिए बड़ा काम किया, पूरा समाज जानता, पूरा देश जानता, तो उनके साथ क्यों नहीं जुड़ पाए आप? आजाद थे और मोस्टली ज़्यादातर इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं कि उनके कार्यशैली में उनके जो आइडियोलॉजी है वो समाज के लिए कितनी कारगर है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे आने वाले समय में क्या सिचुएशन निकल के आती है। लेकिन जहाँ तक आप बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा की बात करते हैं, उस विचारधाराओं के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या ये पार्टियां समझौता कर रही हैं? देखिए, निश्चित जो आप देख रहे हैं कि जो आज बहुजन समाज में जो होना चाहिए, बहुजन समाज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ना होने के पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा संघर्ष की जगह समझौते को इस्तेमाल करना। दिल्ली में चुनाव है तो क्या रूपरेखा रहेगी? दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में हम चुनाव को हमारी तैयारी है। अभी आपने देखा होगा कि बताया कि एक एनडीए गठबंधन किया है जिसमें फिलहाल अभी 3 पार्टी हैं और चुनाव की पूरी जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होते ही हम अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। बाबा साहब का अपमान हुआ, उसको लेकर देश भर में आंदोलन हुआ, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जो गृह मंत्रियों ने जो संसद में बोला कि अंबेडकर अंबेडकर आजकल फैशन हो गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक अमित शाह का सवाल है, अमित शाह जी को बाबा साहब के बारे में लगता है जानकारी नहीं है जी। और वो जो उन्होंने जो सदन में जो एक व्यवहार किया है, कायदे में तो ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि वो बाबा साहब का नहीं देश का अपमान है, क्योंकि देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और हमारी पार्टी ने इसकी पूरी भर्त्सना की है, उनके खिलाफ पूरा प्रदर्शन किया है, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने उनके कोई इस्तीफे की मांग नहीं की है, उनके बर्खास्ती की मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं।
उन्होंने जो बाबा साहब को जो अपमान किया है, वो अपमान बिल्कुल असहनीय है। और उस अपमान को पीछे जो उनका जो मंशा है, वो मंशा मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी की इतनी अकेले हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब का अपमान कर दें। कहीं ना कहीं हमें आरएसएस की इसके पीछे बू लगती नहीं, है। जवान फिसली है या फिर ये जानबूझ कर दिया हुआ है? नहीं, देखिए, ये जवान फिसली का वाक्य नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमित शाह की ये हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब के बारे में इतना बड़ा इतनी मतलब खिल्ली सी उड़ा देना अमित शाह के बस का नहीं है। संभवतः मतलब हमें कि उनके पीछे की जो उनका जो संगठन है, आरएसएस नाम का संगठन है, जरूर उन्होंने किसी एक योजना के तहत इस वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि आप कहा हाँ, बाबा साहब का नाम लेते हैं, भगवान हाँ, का नाम लीजिए स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और हम भी यही कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आरएसएस के लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम चैलेंज करते हैं कि वो जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में वो सब चले जाएं, या उस नहीं, पहले मंदिर में जाए ना। स्वर्ग में बाद में जाएंगे, स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। मंदिर उन्होंने बनाए, मंदिर है। और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि अगर उनके मंदिर के द्वारा कोई देश में एक साइंटिस्ट हो, कोई देश में एक इंजीनियर हो, कोई देश में एक डॉक्टर हो, कोई देश में एक वैज्ञानिक हो, कोई देश में सबसे छोटी है प्लम्बर, कोई प्लम्बर भी अगर उनके मंदिर में पैदा किया हुआ हो, तो वो उसको ले आए। हम उसके साथ उसकी बात को मानने को तैयार हैं। हाँ, मंदिर ने कुछ दिया है और स्वर्ग भी हो सकता है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का जो मामला है, ये जनता को भ्रमित करने वाला मामला है, क्योंकि ये देश की शिक्षा को ध्वस्त करना चाहते हैं। जो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो आपने जो सही सवाल किया कि जवानी फिसली है, ये शिक्षा से डाइवर्ट करने का माध्यम है। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार। हाँ, मैं बताऊँ ना, देखिए, शिक्षा से डाइवर्ट किया जा रहा है, रोजगार से डाइवर्ट किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवा से डाइवर्ट किया जा रहा है। असली मुद्दों पे सवाल ना हो, असली मुद्दे पे कोई सवाल ना करे, और जनता इनके पीछे, उन्होंने ये पिच तैयार कर दी है, उस पिच पे जनता अपना गेम करती रहे। नहीं, ये तो सर बीजेपी की बात हो गई, जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले बाबा साहब को गालियां देते थे, या बाबा साहब की वाइस प्रतिज्ञा लेने पर मंत्री का इस्तीफा ले लेते थे, वो भी तो आज कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ। तो फिर उनका क्या इलाज है सर? देखिए, बात क्या है, देखिए, बाबा साहब की मार्केटिंग की जा रही है। बाबा साहब को समझना और बाबा साहब को जानना और मानना दोनों फर्क है। रिपब्लिकन समाज पार्टी बाबा साहब को जानती भी है और बाबा साहब को मानती भी है। मानने से पहले जानने का काम करती है। हमने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पहले कैडर से तैयार कर रहे हैं, कैडर के बाद तैयार करके, और फिर हम उसको आगे फील्ड में भेजेंगे। और जहां तक बाबा साहब की बात करते हो, देखिए, मैं कहता हूँ, बाबा साहब दुनिया में इंसानियत के आइकॉन है, दुनिया के इंसानियत के आइकॉन है। ठीक है, भाजपा के, आरएसएस की किसी कोई औकात नहीं है जो बाबा साहब के बारे में कोई टिप्पणी कर दे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये की जा रही है, ये चीज इसलिए जा रही है क्योंकि जो अम्बेडकरवादी, जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटक गए हैं। इसी वजह से ना इस्तीफा हुआ, ना माफी मांगी। नहीं, इस्तीफा और माफी मांगने की, देखिए, बात इस्तीफा और माफी मांगने नहीं है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति महोदय जी को संज्ञान लेना चाहिए था, उनको बर्खास्त करना चाहिए था, और ऐसे आदमी पर क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि जिंदगी में कभी प्रोटोकॉल नाम मिले ऐसे व्यक्ति को। पर ऐसे आदमी को जो दलित सांसद आरक्षण से गए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उनके बचाव में उतर आए, देखिए, लगातार ट्वीट किए उन्होंने कई सारे, और दलित सांसद मंत्री भी उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो बचाव क्यों कर रहे हैं? वो बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी मानसिकता है, वो अमित शाह की अकेले की मानसिकता नहीं है। प्रधानमंत्री इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी की मानसिकता है। जो उनकी पार्टी में सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट के एमपी हैं, वो उनकी मानसिकता से तैयार हुए हो रहे हैं, इसलिए उनको बचाव कर रहे हैं। वो अगर वो अम्बेडकर उससे जाता तो एक ही व्यक्ति है, आप मैं नाम क्या लाऊं जिनका आप बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो समझता हूँ कि क्या एक संसद में, एक तरफ देखा जाए बाबा साहब की जीत तो है ना। देखिए, आज संविधान पे चर्चा हो रही है संसद में, बाबा साहब को केंद्रित मानकर राजनीति हो रही है, सारी पार्टियां उनके लिए बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विचार की तो जीत हो रही है ना। देखिए सर, देखिए, जो जय भीम बोलने से पहले डरते थे, संसद में जय भीम का नारा लगा रहे हैं, देखिए ना सर। देखिए, जहां तक मैंने आपको बताया ना, बाबा साहब इंसानियत के मसीहा हैं, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में इंसानियत के मसीहा हैं बाबा साहब। जहां तक आप जीत की बात करें, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि बाबा साहब के बगैर उनका गुजारा नहीं है। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस देश की जो एक ऐसी असमानता की व्यवस्था है, उसको समानता में लाने वाले कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था है, उसको बराबरी में लाने वाले कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश में जो अब तक वंचित रहे हैं, उनको हक देने की बात कौन करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर।
इस देश में जो अब तक जिनको इंसान नहीं माना जाता था, उनको इंसानियत का दर्जा देने वाले कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। इंसान के साथ साथ इस देश की जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जिससे एक मानव को एक अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, उसकी अगर सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक मतलब उनका जो एक जीवन परिचय है, या उन बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृश्य है, वो कुछ छोटा आम दृश्य नहीं है। आरएसएस या संघ या भाजपा के लोगों के बस का उनका समझना नहीं है। और निश्चित बाबा साहब अम्बेडकर के जो एक उनका जो एक संकल्प था कि इस देश को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, वो आप लोग जैसे मीडिया पत्रकार बंधु, इन सबका जब सहयोग होगा, जो अम्बेडकर लोग आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित इस देश को प्रबुद्ध भारत का जो एक संकल्प है। ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूं, देखिए जो केजरीवाल जी है ना, वो भी बाबा साहब की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। वो भी एक आरएसएस का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर केजरीवाल बाबा साहब की अगर बात को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, तो केजरीवाल और दिल्ली में मुख्यमंत्री ऑर्डर पास कर देना कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। क्यों नहीं किया उन्होंने? स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण होगा, क्यों नहीं किया उन्होंने? पर्यावरण के बारे में क्या किया उन्होंने? ठीक है जी, रोजगार के बारे में उन्होंने क्या कर रहे हैं? वो सब दिखावा है, सब दिखावा। देखिए जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो क्लियर कट संविधान के साथ साथ स्टेट एंड माइनॉरिटी जो अपने लेख में लिखते हैं, वो तो क्लियर कहते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्था हैं वो सब सरकार के अंदर होनी चाहिए। और सरकार बनाई किस लिए जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि देश के हर नागरिक को उसका हक प्रोवाइड कराए, उसको डिमांड करने की जरूरत ना पड़े। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति का जो हक है वो उसको प्रोवाइड कराए।